नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.एड भाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन एजुकेशन, इस पाठ्यक्रम में अब तक हमने क्या सीखा, यानी अनुसंधान क्या होता है, उसकी समस्याएं क्या होती हैं, उसके उद्देश्य के लिए हम किस प्रकार से परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और परिकल्पनाओं को किस प्रकार से पुष्ट करने के लिए हम कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाते हैं, जिसके अंतर्गत आपने प्रयोगशाला विधि को देखा, क्षेत्र अध्ययन विधि को देखा, क्षेत्र प्रयोग विधि को देखा, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक इत्यादि अनुसंधान की जो विधियां होती हैं, जो उसके उपागम अप्रोचेज होते हैं, उसके विषय में आपको बताया गया। और अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए अगर कोई घटना घट चुकी है, क्यों घटी, अगर ऐसा होता कि घटना नहीं घटती, तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की घटनाएं हैं, परिस्थितियां कभी कभी देखने को मिलती हैं। ऐसी परिस्थितियों का अगर अध्ययन करना हो तो हमें किस प्रकार के अनुसंधान विधि का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक नई विधि है जो बहुत ही उपयोगी विधि है, जो अब तक विधियों को आपने पढ़ा उसमें जो सबसे प्रसिद्ध या कुछ आपके लिए उत्सुकता से युक्त उस विधि का नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो, अर्थात एक्स पोस्ट फैक्टो। यह जो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है, इसका प्राय होता है कि एक्स माने जो बीत चुका हो, पोस्ट माने उसके बाद में, फैक्टो माने जो कुछ कारक हैं बचे हैं जिसके आधार पर हमें अध्ययन करना है। कहने का प्राय है, इसको अगर हिंदी में देखें तो कार्योत्तर या घटनोत्तर माने कार्य होने के बाद, उत्तर माने बाद में, घटनोत्तर घटना के बाद में जो कुछ भी अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं? घटनोत्तर या कार्योत्तर अनुसंधान विधि के अंतर्गत। इसी को अंग्रेजी में एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड कहा जाता है। यानी एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च होता है, इसके बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो यह एक ही व्यवहारिक शब्द आज के समय में हो गया है, लेकिन अनुसंधान के रूप में इसका बहुतायत उपयोग किया जा रहा है। इसलिए अक्सर ये पूछा जाता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड के अंतर्गत किस प्रकार की घटनाओं का या किस प्रकार के अनुसंधान चरों का प्रयोग किया जाता, उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब देने के लिए हम आज यहाँ पर प्रस्तुत हैं। आपको इससे संबंधित तमाम प्रकार के उदाहरणों दृष्टांतों के द्वारा हम इस कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, उस पर अपना कमेंट दें, उसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी ज्ञान विज्ञान या अनुसंधान तकनीकी आज संबंधित विषय वस्तु है उसको बहुत ही गहराई के साथ हम आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो घटनोत्तर या कार्योत्तर अनुसंधान विधि क्या होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है, किस प्रकार से इस रिसर्च को किया जाता है, तो सबसे पहले इसके अर्थ और परिभाषाओं को हम देखते हैं। जैसे आप देखिए, कोई घटना क्यों घटी, अगर कहा जाए कि वह विलंब से क्यों आया, आना तो विलंब हो गया, लेकिन क्यों आया, क्या होता कि घटना को रोका जा सकता था, यानी क्या होता कि मैं विलंबित ना होता, अर्थात किस कारण से मुझे विलंब हुआ स्कूल आने में, क्या कारण है, उस कारण को अगर हम पहले से ही जान लेते हैं तो शायद मुझे विलंब नहीं होता। तो इस प्रकार से क्या होता, माने कोई घटना क्यों घटी, क्या होता कि घटना को रोका जा सकता था। इस प्रकार की परिस्थितियों में सन्निहित चरों को तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन को कार्योत्तर अनुसंधान कहा जाता है। यानी कार्योत्तर अनुसंधान क्या होता है, इसमें मूल रूप से जो इसका भाव होता है वह यही है कि इसमें कार्य कारण संबंध होता है, अर्थात कोई कार्य क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, उस रीजन को, उस प्रभाव को जानने के लिए, उस कारण को जानने के लिए हम जब दो प्रकार के आश्रित और स्वतंत्र चरों को एकत्र करते हैं तो उनके बीच में क्या संबंध है, उनके बीच में किस प्रकार से कार्य चल रहा है, उसका किस प्रकार से समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, इन तमाम चीजों को हम तुलना करते हैं। तो जो घटनोत्तर अनुसंधान होता है यह मूल रूप से डिपेंड करता है किस पर, घटना पर, किसी परिस्थिति पर। वह परिस्थिति कब घटी, क्यों घटी, कैसे घटी, इसी का जवाब लेना, इसी के विषय में अध्ययन करना,
इसी का निदान डायग्नोसिस करना, यही घटनोत्तर अनुसंधान का मूल उद्देश्य होता है। अर्थात घटनाएं घट जाने के बाद जो घटना घटती है वह क्या है, एक तरह से आश्रित चर है। जिसके द्वारा घटना घटाई जा रही है वह क्या है, स्वतंत्र चर है। लेकिन यहाँ पर जो अनुसंधान करता है उसका ना तो स्वतंत्र चर पर कोई प्रभाव या नियंत्रण होता है और ना तो आश्रित चर पर कोई नियंत्रण होता है, क्योंकि कार्य करने वाला कार्य कर चुका है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। वही स्वतंत्र चर है जो उसने कार्य किया, कार्य का क्या प्रभाव पड़ा जिसके लिए किया है वह आश्रित चर है। तो इन दोनों को हम बदल नहीं पाते हैं, लेकिन इससे संबंधित कौन कौन से चर, उस घटना या परिस्थिति से संबंधित कौन कौन से चर थे, कौन कौन से तथ्य थे, आंकड़े थे, जिसके आधार पर घटनाएं घट रही हैं, जिसके आधार पर कार्य हो रहे हैं, जिसके आधार पर कार्य में कमियां आ रही हैं, इन तमाम पहलुओं को विचार विमर्श के लिए हम अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाते हैं और इस विधि के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है उसी को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहा जाता है। अब आप देखें, जो कार्योत्तर अनुसंधान होता है उसमें स्टेप कौन कौन से होते हैं, अर्थात किस पदों के आधार पर हम इस अनुसंधान को कर सकते हैं। तो देखिए, कार्योत्तर अनुसंधान के पद, स्टेप्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, माने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, इसको आपने देखा, इसको किस तरह से किया जाता है, इसमें कौन कौन से सोपान होते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या रूल है, इन पदों को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहला पद क्या होता है, घटना से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, यानी घटना क्यों घटी, उससे संबंधित, घटना से संबंधित तथ्यों को, प्रदत्तों को, आंकड़ों को, डाटा को कलेक्ट करना, एकत्र करना। दूसरा है इसमें स्टेप, जिस परिस्थिति में घटना नहीं घटी उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, अर्थात जिन परिस्थितियों में, अर्थात कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जब तक कि वह घटना रुकी रही, घटना नहीं घटी, उस परिस्थिति में भी जब घटना नहीं घटी उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, और जिन परिस्थितियों में घटना घट गई उन परिस्थितियों से संबंधित भी आंकड़ों को एकत्र करना। तो पहला स्टेप क्या है, घटना संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया जाए, और दूसरा है जिन परिस्थितियों में घटना को रोका गया था, घटना नहीं घटी थी, उस परिस्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना। और तीसरा स्टेप इसके आता है कि दोनों प्रकार के आंकड़ों की तुलना करना, अर्थात जो घटना से संबंधित आंकड़े हैं और जो घटना से संबंधित नहीं आंकड़े हैं, इन दोनों डाटा को कलेक्ट करना और उनका परस्पर अध्ययन करना, उनके संबंधों को जांचना, परखना। और इसके लिए सबसे मूल चीज क्या होती है कि जो कुछ घटना घटी है, जिन आंकड़ों के द्वारा, जिनके सहयोग से घटना को घटाया गया है, उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं, जो उसकी समानताएं हैं, उनको देखा जाए, और जिन परिस्थितियों में घटना नहीं घटी थी उनकी समानताओं, उनकी विशेषताओं को देखते हुए हम इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं कि घटना घटने के पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं। जब तक उसका कोई रीजन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। रीजन माने कारण, बिना किसी कारण कोई कार्य होता नहीं है। तो कार्य और कारण का जो संबंध होता है, इसी को जांचना, इसी को परखना, यही कार्योत्तर अनुसंधान विधि का मूल उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माने घटना से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करते हैं। घटना में जो आंकड़े नहीं प्रयुक्त हुए हैं, जो परिस्थितियां उस समय नहीं थी, उससे संबंधित जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों को भी एकत्र करते हैं। घटना संबंधित और घटना से ना संबंध रखने वाले दोनों प्रकार के आंकड़ों का परस्पर मूल्यांकन करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, और उसके आधार पर हम यह देखते हैं कि निष्कर्ष जो निकला है, क्या यह हमारे लिए, अध्ययन के लिए या समाज के लिए या जिस शिक्षण संस्था संबंधित संस्था के लिए, सामाजिक संस्था के लिए उपयोगी है। क्या इस पर कुछ हम पुनः सावधानी बरत सकते हैं। इस प्रकार से वह निष्कर्ष को देता है और भावी शोध के लिए सुझाव भी प्रदान करता है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई परिस्थितियां आती हैं तो एक अनुसंधानकर्ता को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो इसके जो पद होते हैं, जो स्टेप हैं, जो इसके सोपान है, जो चरण है, वो क्या क्या है, माने घटना संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया जाए, घटना या जिस परिस्थिति में घटना नहीं घटी उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया जाए, दोनों प्रकार के आंकड़ों की तुलना की जाए एवं निष्कर्ष भावी शोध के लिए सुझाव को
प्रस्तुत किया जाए। तो इसके 3 स्टेप मूल रूप से होते हैं। घटना संबंधित आंकड़ों का एकत्र करना, जिस पर इसमें घटना घटी नहीं उससे संबंधित आंकड़ों का एकत्र करना, और दोनों प्रकार के आंकड़ों की तुलना करना, उसका विश्लेषण करना और निष्कर्ष को निकालना। अब आता है कि घटनोत्तर अनुसंधान के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी जो एक्स पोस्ट फैक्टो है इसमें कितने प्रकार से इनका प्रयोग किन किन विधियों से किया जा सकता है, उन प्रकारों को बताने का। यहां पर देखिए, देखा जाए प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे सहसंबंधात्मक उपागम माने कोरिलेटिव अप्रोच, और दूसरा होता है मानक समूह प्रारूप अर्थात क्राइटेरिया ग्रुप अप्रोच। यानी जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है इसको करने के लिए 2 प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला आता है कोरिलेटिव अप्रोच माने सहसंबंधात्मक उपागम के द्वारा, और दूसरा होता है क्राइटेरिया ग्रुप अप्रोच अर्थात मानक समूह प्रारूप के आधार पर हम कार्योत्तर अनुसंधान को कर सकते हैं। अर्थात 2 प्रकार की इसकी व्यवस्था है, 2 प्रकार से हम इन प्रकार के अनुसंधानों में सहयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, घटनाओं में घटित संलग्न जो भी चर हैं ऐसे चरों का पता लगा सकते हैं, और भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोक भी सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके दोनों प्रकार के उपागमों को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे घटनोत्तर अनुसंधान के प्रकार में सबसे पहला है सहसंबंधात्मक उपागम। सहसंबंध से प्राय है कि कम से कम इसमें 2 चर तो होने जरूरी है। 2 चर होंगे, दोनों चरों के बीच में कैसे संबंध है, इन संबंधों को जांचना, इनको परखना। जैसे आप देखें, 2 या 2 से अधिक समूहों के मध्य आगामी संबंध को निश्चित किए जाने के प्रयास से कार्य कारण सहसंबंध अभिकल्प का 3 प्रकार विश्लेषण किया जाना। यानी जो घटनोत्तर अनुसंधान के अंतर्गत सहसंबंधात्मक उपागम होता है इसमें मूल रूप से होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक चर होता है। उन चरों के आधार पर हम यह देखते हैं कि इसमें जो समूहों के मध्य संबंध हैं वे आगामी संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उस पर विशेष रूप से हम अध्ययन करते हैं। उनका कार्य और कारण रीजन क्या है और कार्य होने का प्रभाव क्या है, इसको समझने का प्रयास किया जाता है। कहने का प्रयास है कि जो कोरिलेटिव अप्रोच होता है इसमें या 2 या 2 से अधिक समूह होते हैं, इनके बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, उन संबंधों को जांचने के लिए एक दूसरे पर उनका क्या प्रभाव हो रहा है, उन प्रभावों को समझने के लिए हम जो अभिकल्प डिजाइनिंग करते हैं, जिसके आधार पर हम एक प्रारूप मॉडल तैयार करते हैं कि हम कैसे कैसे इनके संबंधों को किन किन बेस पर देखेंगे, उन समस्त तथ्यों को, उन समस्त चरों को जो अभिकल्प में डिजाइनिंग किया जाता है उसको मूल रूप से 3 प्रकार से जांचने का कार्य होना चाहिए। कौन कौन से जांचने कार्य हैं? पहला होता है तीसरा मापा ना जाने वाला चर पहले व दूसरे का कारण हो सकता है। यानी यहाँ पर एक तीसरा कारण आ रहा है। अब तक हम 2 चर की बात कर रहे थे, 2 चर, एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर। इसके पहले आपने पढ़ा था प्रासंगिक चर, रेलेवेंट, यानी एक इस प्रकार के चर होते हैं जो कहीं ना कहीं उस घटनाओं को, चरों को प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर चर घटते हैं, बढ़ते हैं या अपने रिस्पांस को देते हैं। जो तीसरा जो चर होता है, अगर वो भी चर उसमें सहयोग करता तो इससे क्या लाभ होता कि जो दोनों चर हैं जिसके आधार पर घटनाएं घट रही या घटनाएं रुक रही हैं, इन दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक तीसरे चर को हम कल्पित कर लेते हैं। अर्थात अनुसंधान करता एक तीसरे चर की कल्पना कर लेता है, जिसके आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि जो तीसरा चर वह अपने अंदर मानता है, कल्पित करता है, अगर उसके अलावा तीसरा मापा ना जाने वाला चर पहले व दूसरे का कारण हो सकता है। अगर ऐसा यह चल रहा होता, इस प्रकार के तथ्य आंकड़ों को हम वहां पर प्रस्तुत किए होते, तो शायद जो पहला और दूसरा चर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, प्रभाव नहीं दे पाते। इस तरह से तीसरा मापा ना जाने वाला चर पहले व दूसरे का कारण हो सकता है। जो चर अब तक मापा नहीं गया है, उस चर के प्रभाव क्या होंगे, यानी वह दूसरे और पहले चरों को प्रभावित करने का कारण हो सकता है। दूसरा इसका जो स्टेप होता है वह यह है
कि दूसरा चर जो कि मापा जा रहा है, जो चर मापा जा रहा है पहले का कारण हो सकता है, यानी दूसरे चर जो मापा जा रहा है वह पहले कारण हो सकता है, वह चर जो पहले मापा जा रहा है दूसरे का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर बातें आपके समझ में आनी चाहिए कि इसमें दो प्रकार के चर होते हैं, लेकिन तीसरा चर अनुसंधान करता एक कल्पित रूप में मान लेता है और उसको यह कल्पना करता है या सोचता है कि यह जो मेरा तीसरा चर है यह चर क्या हो सकता है, यानी तीसरा मापा ना जाने वाला चर पहले व दूसरे का कारण हो सकता है, दूसरा चर जो कि मापा जा रहा है पहले का कारण हो सकता है, वह चर जो पहले मापा जा रहा है वह दूसरे का कारण हो सकता है। इस प्रकार से हम जो सहसंबंधात्मक उपागम है इन उपागमों का प्रयोग करके हम घटनोत्तर प्रणाली के आधार पर अनुसंधान कार्य को कर सकते हैं। अब जैसे अगर इसके अंदर कोई एक उदाहरण लेना हो तो कहा जाए कि जो घटनाएं घट रही हैं इन घटनाओं को किस परिस्थितियों में रोका जा सकता है। तो जब घटनाएं घट रही हैं और घटनाएं को कैसे रोका जाए और घटनाओं को घटने के लिए कौन कौन से कारक हैं, तो एक तो घटनाओं को घटने के लिए जो कारक या परिस्थितियां हैं वो जिम्मेदार होती हैं, दूसरा जिन परिस्थितियों में घटनाएं घट रही हैं वो होती हैं, और तीसरा कारक वो बनता है कि जिसके आधार पर भविष्य में घटनाओं को घटने से रोका जा सकता है। तो यही तीन कारक ऐसे हैं जिनका हम तीन चरों के रूप में अध्ययन करते हैं, उनको उपयोग में लाते हैं। जैसे परीक्षार्थी हैं, तमाम प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हुए हैं, कोई सफल होता है कोई असफल होता है, सफल क्यों हुआ उसकी सफलता से संबंधित चरों को एकत्र करना, तथ्यों को एकत्र करना, कौन सी ऐसी परिस्थिति रही होंगी जिसके आधार पर उसको सफलता प्राप्त हुई और कौन ऐसी परिस्थिति होती कि उसे सफलता ना मिलती। इन दोनों प्रकार के जो चर हैं सफलता संबंधित और सफलता से संबंधित नहीं है, उन दोनों चरों को हम परस्पर क्या करते हैं, उनके कोरिलेशन को, उनके संबंधों को मापने का प्रयास करते हैं। जो तीसरा चर हम कहते हैं वह चर क्या हो सकता है कि अगर इसी तरह से सब लोग कार्य करें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। इस प्रकार से अगर एक तीसरा चर जिसको इस समय हम नहीं माप रहे हैं, जिसका हम इस समय मूल रूप से उद्धरण नहीं कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या नहीं दे रहे हैं, जिसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे हैं, उसी के विषय में कहा जा रहा है कि तीसरा मापा ना जाने वाला चर पहले व दूसरे चर का कारण हो सकता है, और दूसरा चर जो कि मापा जा रहा है पहले चर का कारण हो सकता है, वह चर जो पहले मापा जा रहा है दूसरे का कारण हो सकता है। हम इस प्रकार के उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों द्वारा ऐसे अनुसंधानों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब रही बात दूसरा जो अनुसंधान है वह कौन सा है, मानक समूह प्रारूप, यानी मानक समूह प्रारूप, क्राइटेरिया ग्रुप अप्रोच। क्राइटेरिया ग्रुप अप्रोच का प्राय होता है कि इसमें कोई ना कोई एक क्राइटेरिया बनाई जाती है, किसी की अच्छाइयों संबंधित या उसकी बुराइयों संबंधित, क्या उसका पैमाना रहा है, उन पैमानों में, उन मानकों में हम क्या करते हैं, उन समूहों को डिजाइनिंग करते हैं, एक तरह से उसका एक प्रारूप बनाते हैं जिसके आधार पर हम अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, किसी एक परिस्थिति की विशेषताओं को दूसरी परिस्थिति की विशेषताओं की भिन्नता का अध्ययन करना, अर्थात इसके अंतर्गत क्या है, दो प्रकार की परिस्थितियां हैं, एक परिस्थिति की जो विशेषताएं हैं और दूसरी परिस्थिति की जो विशेषताएं हैं, इन दोनों विशेषताओं के अंतर्गत भिन्नता क्या है, यानी ऐसा अगर ना होता तो दोनों एक समान हो जाते, परिस्थितियां दोनों होकर के एक हो जाती। इसलिए अगर दो परिस्थितियां हैं तो उन दोनों परिस्थितियों की विशेषताएं क्या हैं और उनमें भिन्नताएं क्या हैं, उन भिन्नताओं का अध्ययन करना, उनका समूह, उनका एक मानक के रूप में उन समूहों को एकत्र करना, विशेषताओं को, और उसके आधार पर अध्ययन करना, यही क्या है, मानक समूह प्रारूप है। कहने का प्राय है किसी एक परिस्थिति की विशेषताओं को दूसरी परिस्थिति की विशेषताओं की भिन्नता का अध्ययन करना, यानी दो प्रकार की परिस्थितियां, दोनों प्रकार की परिस्थितियों की अलग अलग विशेषताएं हैं, उन अलग अलग विशेषताओं में कौन कौन सी भिन्नताएं हैं जो एक दूसरे को अलग परिस्थिति के रूप में निर्धारित कर रही हैं, उन्हीं भिन्नताओं का अध्ययन करना। जैसे प्रभावी व अप्रभावी शिक्षकों का मानकानुरूप निरीक्षण करना, जैसे कहा जाए कि कौन सा शिक्षक प्रभावी होता कक्षा में, कौन ऐसे शिक्षक है जो प्रभावी नहीं होते। अगर इस प्रकार से
किसी भी स्कूल में शिक्षकों की प्रभावशीलता और अप्रभावशीलता का अध्ययन करना हो तो उसके लिए यह जो मानक समूह प्रारूप है घटनोत्तर रिसर्च का, यह बहुत ही उपयोगी होता है। कारण कि जो भी शिक्षक प्रभावी होता है वह क्यों प्रभावी है, तो उसके रीजन होते हैं कि उसको कुछ छात्र पसंद करते हैं, कुछ और ऑब्जर्व करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा भी देखा जाता है कि शिक्षक बहुत ही कार्य करने वाला है, बहुत ही ईमानदार है, पंक्चुअल है। और दूसरा जो क्राइटेरिया होती है जो शिक्षक के गुण के लिए, जो शिक्षण की एक प्रभावशीलता के लिए, अगर उसको जो फॉलो करता है, जो शिक्षक उसके अनुरूप कार्य करता है, विषय वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसका शिक्षण करता है, जो शिक्षण विधियों को समय समय पर चेंजिंग करता रहता है, जो छात्रों की रुचियों के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, उसी हिसाब से अपने घंटों को पढ़ाता है, उसका प्रभाव छात्रों पर अधिक पड़ता है। जो भी विद्यालय के और अनुशासक हैं, प्रशासक हैं, उनके द्वारा भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो इन मानकों को पूरा ना करके अपने हिसाब से केवल कार्य को करते हैं, जो छात्रों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, ऐसे जो मानकों को विपरीत काम करते हैं, ऐसे लोगों को वही छात्र, वही प्रशासक, वही जो निरीक्षक हैं कहते हैं कि इसका प्रभाव विद्यालय में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम समूह बनाते हैं, यानी उसमें कितने अच्छे शिक्षक हैं, कितने प्रभावशाली विचार वाले हैं, कितने लोगों की जो प्रभाव है वह छात्रों में दिखाई पड़ता है, किनका प्रभाव छात्रों पर नहीं दिखाई पड़ता है। इस तरह से दो समूह बन जाता है, दो ग्रुप बन जाता है, और दोनों ग्रुपों के जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो क्राइटेरिया है, उसको जांचते हुए, परखते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी शिक्षक के रूप में हो सकता है। तो चीज वही बताई जा रही, किसी एक परिस्थिति की विशेषताओं को दूसरी परिस्थिति की विशेषताओं की भिन्नता का अध्ययन करना, जैसे प्रभावी व अप्रभावी शिक्षकों का मानकानुरूप शिक्षण करना और ये निष्कर्ष निकालना कि कौन शिक्षक मानक अनुरूप कार्य कर रहा है तो अप्रभावी क्यों है, कौन शिक्षक मानक के विपरीत कार्य कर रहा है जिसके कारण वह अप्रभावी ग्रुप के अंतर्गत, समूह के अंतर्गत अपना स्थान बना रहा है। अब बात आती है कि जो कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, इसके वास्तव में लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, इसको करने का हमारा मूल रीजन क्या है। अब ये इसके लाभ को देखते हैं। एक घटना से संबंधित सभी चरों के साहचर्यात्मक संबंध का ज्ञान होता है, यानी जो कार्योत्तर या घटनोत्तर प्रणाली के द्वारा अनुसंधान किए जाते हैं, यह एक ही घटना संबंधित जितने भी कारक हैं उन समस्त कारकों का साहचर्यात्मक संबंधों का ज्ञान प्रदान करता है। मानो किस प्रकार से एक दूसरे से एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक घटना के अनेक कारक होते हैं और प्रत्येक कारक कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो इस तरह से एक कारक या एक घटना से संबंधित जितने कारक होते हैं, जब घटनोत्तर विधि से उसका अध्ययन करते हैं तो समस्त कारकों का जो साहचर्यात्मक संबंध होता है उसका ज्ञान हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। फिर है प्रायोगिक परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होता है, यानी जो घटनोत्तर अनुसंधान होता है इसका सबसे बड़ा लाभ है कि जो भी प्रायोगिक परिकल्पनाएं हैं उसके निर्माण में यह सहायक होता है। प्रायोगिक परिकल्पनाएं का क्या होता है, जिसको प्रयोग किया जा सके। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम एक तरह से लाइब्रेरी में या लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में जाकर के उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं पर किसी भीड़ के द्वारा कोई घटना घट जाती है, क्या उसका हम प्रयोगशाला में प्रयोग कर पाएंगे? उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता, भीड़ का कोई उद्देश्य ऐसा निहित नहीं है कि उसने ऐसा क्यों कर डाला। उसमें दो चार उद्देश्य को लेकर चलते हैं, बाकी लोग उसके साथ लगे रहते हैं, और जो एक ऐसा करता है दूसरा उसके पीछे करना शुरू कर देता है। अगर इस प्रकार से कोई घटना समाज में कहीं घटती है तो उसका हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, उन घटना की वास्तविकताओं का पता कैसे लगाएंगे, उसका निदान कैसे करेंगे और उस घटना से संबंधित जो समस्याएं उसको दूर कैसे करेंगे। इसके लिए एक ही मूल रूप से अनुसंधान है जिसको हम कहते हैं घटनोत्तर या कार्योत्तर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के आधार पर ही हम परिकल्पना बना सकते हैं, हम उसके प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भीड़ वाले स्थल पर जाएं, उससे संबंधित जो भी लोग जुड़े हुए हैं
ऐसे लोगों को हम एकत्र करें, जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनको देखें, जो लोग उससे सम्मिलित नहीं थे, दूर थे, उनको देखें। दोनों प्रकार के जो घटना के समय घटना में सम्मिलित हैं, जो घटना के समय घटना में सम्मिलित नहीं हैं, दोनों प्रकार के तथ्यों को, दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करके हम एक परिकल्पना बना सकते हैं कि अगर ये स्थितियां सही रही होती तो घटना ना घटती, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग आ गए जिनके कारण घटना में अधिक उतावलापन आया और लोगों ने इस प्रकार की घटना को घटित कर दिया। तो घटनाएं क्यों घटती हैं? भीड़ आदि के द्वारा जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं उसको ना तो हम प्रयोगशाला में निरीक्षित कर सकते हैं, ना परीक्षित कर सकते हैं। अगर हम कभी प्रयास भी करते हैं कि प्रयोगशाला में ले जा करके हम इसका परीक्षण करें, तो जो भीड़ होगी वह क्या होगी? कृत्रिम बनावटी होगी। जो लोग होंगे बनावटी होंगे। इसलिए ऐसे समय पर जो कार्य क्या या जो समस्या के विषय में हमें जानकारी लेना है, जो हमें डायग्नोसिस करना है, वह सही रूप से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता, उससे संबंधित जो कारक हैं वह किसी प्रयोगशाला में लाए नहीं जा सकते। इसलिए घटनोत्तर या कार्योत्तर जो रिसर्च है, इस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, इसके द्वारा ही हम ऐसी प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के लिए परिकल्पनाओं को बना सकते हैं। दूसरी बात आती है कि भविष्य कथन में सहायक, यानी जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, इसके आधार पर हम भविष्य का कथन कर सकते हैं। यानी अगर कोई घटना घट चुकी है, उसके कारकों को हमने पता लगा लिया, घटना में जिन कारकों का योग नहीं रहा है, जिसके आधार पर अब तक कारक जिनके द्वारा घटना को रोकी गई थी उसको देखा, हम यह कह सकते हैं अगर भविष्य में ऐसा सुरक्षित आपको वातावरण लेना है तो इन चीजों से दूर रहिए। इस प्रकार से भविष्य कथन में यह सहायक भी होता है। फिर अगला होता है प्रायोगिक विधि का वैकल्पिक रूप होता है। यानी जो घटनोत्तर अनुसंधान होता है, यह एक तरह से जो प्रायोगिक विधि है उसका एक वैकल्पिक, एक ऑप्शन होता है, उसका एक रूप होता है, फॉर्मेट होता है कि हम घटनोत्तर अनुसंधान की विधि से इसको अच्छी तरह से जांच सकते हैं, इस प्रकार के अध्ययनों को कर सकते हैं। इसीलिए जो घटनोत्तर अनुसंधान होता है या भविष्य कथन में सहायक होता है, प्रायोगिक विधि का वैकल्पिक रूप प्रदान करता है और प्रायोगिक परिकल्पनाओं के निर्माण करने में भी सहायक होता है, तथा एक घटना संबंधी सभी चरों के साचार्य तक संबंध को ज्ञात करने में भी सहायता प्रदान करता है। इस तरह से घटनोत्तर अनुसंधान के काफी लाभ होते हैं, जिसके आधार पर हम कार्यों को करते हैं। अब बात आती है कि वास्तव में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या हो सकता है। तो महत्व के बारे में हम देखेंगे। जैसे भीड़ के व्यवहार का अध्ययन करना संभव, जहां पर सारे प्रकार के जो भी अनुसंधान हैं कार्य नहीं कर पाते हैं, वहां पर कार्योत्तर या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है वह अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अनुसंधान माना जाता है। जैसे भीड़ के व्यवहार का अध्ययन करना है, क्या किसी अन्य विधि की तरह तो हो नहीं सकता, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के द्वारा हम भीड़ के व्यवहार का भी अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं, संरचनाएं, यानी किसी प्रकार की जो सोशल इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थाएं हैं, जो उनके स्ट्रक्चर हैं, जो संरचनाएं हैं, जो कुछ व्यक्तिगत आवृत्ति है, उनके एटीट्यूड इत्यादि हैं, अथवा शैक्षिक उपलब्धि है, इन तमाम चीजों का हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड्स के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। कहने का प्राय है जैसे सामाजिक संस्थाओं के विषय में लोगों की किस प्रकार की धारणाएं हैं, हम इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। किन संस्थाओं को लोग अधिक से अधिक चाहते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। किस संस्थाओं से लोग दूरी बनाकर रहना चाहते हैं, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। या किस प्रकार की संरचनाओं से युक्त कार्य प्रणाली को लोगों की पसंद हो सकती है, कौन सी कार्यप्रणाली लोगों को पसंद से दूर कर सकती है, हम इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तिगत आवृत्ति अर्थात किसी का एटीट्यूड किस प्रकार से किस कार्य में लगता है और किससे हटता है, उसके इस एटीट्यूड को भी हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जो शैक्षिक उपलब्धि है, यानी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, हम इसको भी जांच सकते हैं कि किसी भी विद्यालय के, किसी भी शैक्षिक संस्था के उपलब्धि क्या है, उसमें छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है, उसका औसत क्या है, और अन्य विद्यालयों में जो कुछ छात्र पढ़ रहे हैं
उनके उत्तीर्ण होने का औसतांक क्या है, उसका प्रतिशत क्या है, हम इन चीजों का अच्छी तरह से घटनोत्तर अनुसंधान के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं। अब जैसे उदाहरण लिया जाए कि नगरीकरण का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आजकल शहरीकरण हो रहा है, हर व्यक्ति गांव छोड़कर के शहर के जाना चाह रहा है, लेकिन कहा जाता है कि गांव की जो आबो हवा है वह काफी शुद्ध होती है, वहां के लोग काफी स्वस्थ होते हैं, वे लोग तन से मन से बिल्कुल स्वस्थ विचार वाले होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जो शहर में होते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो शुद्ध आबो हवा की कमी होती है, तमाम प्रकार की जो आजकल परेशानियां आ रही हैं, उन समस्त परेशानियों का मूल कारण क्या है, उनका नगरीकरण में रहना। तो नगरीकरण से प्राय क्या होता है कि जो नगर में रहते हैं वहां पर सारी चीजें तो उपलब्ध होती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने चाहिए, उनमें कहीं न कहीं प्रदूषण का भाव आ जाता है, जो व्यक्ति के या जो वहां पर रहने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को वह प्रभावित करता है। इस तरह से अगर कहा जाए नगरीकरण और मानसिक स्वास्थ्य के परस्पर प्रभावों का मानदंड के आधार पर अध्ययन करना, जैसे आजकल देखा जाता है तमाम प्रकार के शहरों की जो वायु है वह श्वास लेने के लिए उचित नहीं है, अर्थात उसकी जो गुणवत्ता है बहुत खराब होती चली जा रही है। इस तरह से अगर देहात में कोई रह रहा है, गांव में रह रहा है, तो उसकी जो गुणवत्ता है वह कुछ अच्छी मिलती है। इसी तरह से पेयजल की बात होती है, नगरों के पेयजल और गांव के पेयजल में काफी कुछ शुद्धता का या अशुद्धता का जो ग्राफ है वह देखने को मिलता है। इस तरह से हम यह घटनोत्तर अनुसंधान के द्वारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है, किन परिस्थितियों में वह अपने को असंतुष्ट महसूस कर सकता है, उसकी असंतुष्टि का क्या कारण है, किसी की प्रसन्नता का क्या कारण है, किसी की उन्नति का क्या कारण है, किसी की अवनति का क्या कारण है। इन तमाम प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन समस्याओं संबंधी जो घटनाएं हैं, जो कारक हैं, इन कारकों का हम सहचार्यात्मक संबंध देख सकते हैं, उनका सहसंबंधात्मक रूप देख सकते हैं, और उनके जो मानक क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया पर उनको हम माप करके, उनको विश्लेषित करके, एनालिसिस करके, उसका कंपैरिजन करके हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि किन सी परिस्थितियां हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, कौन सी परिस्थितियां हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस तरह से जो कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान है, इसका मूल रूप से आपने भाव समझा, क्या होता है, कैसे होता है, इसके सोपान कौन से होते हैं, इसकी महत्ता क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, और इस अनुसंधान को करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए एक बार सरसरी निगाह से इसको आप पुनः समझने का प्रयास करें। यानी कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसकी क्या भूमिका है या कब किया जाता है। इसके लिए देखिए कोई घटना क्यों घटी, यानी किसी भी घटना के घटने के बाद ही प्रयोग में लाया जाता है, जो इसकी पहली शर्त होती है। जब तक घटना नहीं घटी है तब तक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च प्रारंभ नहीं होता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को प्रारंभ होने की जो पहली शर्त है, यानी वह घटना घट चुकी हो। क्या होता है कि घटना को रोका जा सकता है, माने पहली बात तो घटना घट चुकी, लेकिन दूसरी बात क्या होती है, क्यों घटना घटी, उसके रीजन को भी जानना। इस प्रकार की परिस्थितियों में सन्निहित चरों के तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन को कार्योत्तर अनुसंधान कहा जाता है। यानी जो कुछ भी घटना के कारक हैं और जो घटना के कारक नहीं हैं, उन दोनों का परस्पर अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना, उनका तार्किक रूप से परीक्षण करना और या सिद्ध करना किस घटना के पीछे कौन कौन से कारक हैं, क्या कारक ना होते तो घटना ना घटती, इसी का मूल रूप से अध्ययन करना ही एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है। अब आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के स्टेप कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए 3 स्टेप मूल रूप से होते हैं। पहली बात है कि घटना संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया जाए। दूसरा स्टेप होता है जिस परिस्थिति में घटना नहीं घटी उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया जाए, यानी एक घटना संबंधित आंकड़ों को और जिससे घटना संबंधित नहीं ऐसे आंकड़ों को भी एकत्र किया जाए, और दोनों प्रकार के आंकड़ों की क्या किया जाए, तुलना, कंपैरिजन किया जाए। निष्कर्ष एवं भावी शोध के लिए इसे सुझाव को दिया जाए। अब बात आती है घटनोत्तर अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। घटनोत्तर अनुसंधान मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है सहसंबंधात्मक उपागम और दूसरा होता है मानक समूह प्रारूप, क्राइटेरिया ग्रुप
अप्रोच। तो कहने का प्राय है कि जो घटनोत्तर अनुसंधान में संबंधात्मक उपागम होता है, जो कोरिलेशन अप्रोच होता है, यह किस प्रकार से किया जाता है? इसके लिए दो या दो से अधिक समूहों के मध्य आगामी संबंध को निश्चित किए जाने के प्रयास से कार्य कारण सह संबंध अविकल्प का 3 प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। कहने का प्राय है जो सहसंबंधात्मक होता है, इसमें मूल रूप से 2 या 2 से अधिक चरों का समूह होता है। उन समूहों का परस्पर हम उनके अध्ययन करते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, उनकी असमानताओं को देखते हैं और उसके आधार पर यह विश्लेषण करते हैं कि जो 2 चर हैं उससे संबंधित अगर एक तीसरा चर और होता तो एक घटना शायद ना घटती, इस प्रकार की प्रवृत्ति ना होती, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना होती। तो जिसके लिए 2 चरों का समूह तो पहले से है, लेकिन तीसरा जो चर हम कल्पित कर लेता है, अनुसंधानकर्ता कल्पित कर लेता है, उसी तीसरे चर के आधार पर उस घटना में प्रयुक्त चरों का विश्लेषण करता है। कैसे? कि तीसरा मापा ना जाने वाला चर पहले व दूसरे का कारण हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है, दूसरा चर जो कि मापा जा रहा है पहले का कारण हो सकता है। तीसरी बात है, वह चर जो पहले मापा जा रहा है दूसरे का कारण हो सकता है। यानी घटनाओं में प्रयुक्त होने वाले 2 चर हैं, लेकिन तीसरे चर को लेकर के हम इस प्रकार से उसका कंपैरिजन करते हैं कि जो तीसरा चर अगर होता ना होता, जिसको नहीं मापा, जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है, शायद वह क्या है, पहले और दूसरे का कारण हो सकता है। दूसरा चर जो मापा जा रहा है, जिसको हम परीक्षित कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है वह पहले चर का कारण हो सकता है, और जो चर दूसरे चर का मापन कर रहा है शायद वह पहला चर हो सकता है। इस प्रकार से हम इसकी तुलना करके इस प्रकार के घटनोत्तर अनुसंधान के अंतर्गत सहसंबंधात्मक संबंधों को अध्ययन के रूप में ले सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं कि घटना क्यों घटी, उसमें कौन कौन से कारक थे, कौन से कारक नहीं है, और किन कारकों के रहने पर दोनों प्रकार के चरों को बल मिलता। हम इनका एक संबंध, इनके समूह के रूप में देख सकते हैं, इनकी जो तुलनाएं हैं, जो समानता है, असमानताएं हैं, उसके रूप में इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए चरों का निरूपण करते समय ये मूल रूप से देखा जाए कि एक घटना से संबंधित हो, और दूसरा जिन परिस्थितियों में घटना नहीं घटी उससे संबंधित हो, और तीसरा जो भविष्य के लिए हमें उपयोगी हो, जिसके आधार पर इन घटनाओं को रोका जा सकता है, उन चरों को भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तब जाकर के संबंधात्मक जो रोल है वह दिखाई पड़ सकता है। दूसरा जो होता है मानक समूह प्रारूप, क्राइटेरिया ग्रुप अप्रोच। क्राइटेरिया ग्रुप अप्रोच मतलब होता है कि इसमें एक मानक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, उस मानक के अनुरूप जो कार्य करते हैं, जो नहीं कार्य करते हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो कुछ प्रभाव है, जो कुछ भी उसमें रिजल्ट आ रहा है, अनुक्रिया हो रही है, उसके रिस्पांस को देखने का प्रयास होता है। जैसे किसी एक परिस्थिति की विशेषताओं को दूसरे परिस्थिति की विशेषताओं में कौन सी ऐसी भिन्नता है, उन भिन्नताओं का अध्ययन करना जिसके आधार पर वे दोनों परिस्थितियां भिन्न भिन्न कहलाती हैं। जैसे माना जाए किसी भी संस्था में कुछ शिक्षक प्रभावशाली होते हैं, कुछ शिक्षक का प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार से जो मानक के अनुरूप या क्राइटेरिया या मानक के अनुरूप कार्य करने वाले शिक्षक हैं, उनके कार्यशैली को, और जो मानक के अनुरूप कार्य करने वाले नहीं है ऐसे शिक्षकों को परस्पर क्या किया जाए, उनके मानकों के आधार पर उनका निरीक्षण किया जाए, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, उनके आधार पर कार्यों के संबंधों को देखा जाए, आंका जाए, परखा जाए, जांचा जाए, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कौन मानक के अनुरूप कार्य करके अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, प्रभावी बना सकता है, जो एक अच्छे ग्रुप में जो अच्छे प्रभाव वाले लोग हैं उनके साथ रह सकता है, कौन ऐसे लोग हैं जो मानक के अनुरूप कार्य ना करते हुए अपना एक अलग ग्रुप बनाए हैं जो अप्रभावी शिक्षकों के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के समूह होते हैं। उन दोनों समूहों में जो मानक होता है उसके आधार पर जो हम डिजाइनिंग करते हैं, जो अविकल्प तैयार करते हैं, जो अविकल्प अर्थात जो मानक बनाते हैं, उन मानकों के उस डिजाइनिंग के आधार पर ही उसका परीक्षण किया जाता है। जैसे मानक वाले बना लिया जाए, कक्षा में समय से आना, विषय वस्तु को टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाना, शिक्षण विधियों का समयानुकूल परिवर्तन करना, उपयोग करना, कुछ कक्षागत विसंगतियों को दूर करने के लिए दृष्टांतों आदि का प्रयोग करना, प्रश्नों को पूछना, मूल्यांकन करना, उनके असाइनमेंट आदि को चेक करना। तो अगर इन मानकों के अनुरूप हम शिक्षकों
को माप के समूहों को एक तरह से अगर निरीक्षित करने का प्रयास करते हैं या छात्रों के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं, इस मानक के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि कुछ शिक्षकों का जो कार्य व्यवहार है वह छात्रों को बहुत प्रिय लगता है, लेकिन वहीं पर कुछ शिक्षकों का जो कार्य व्यवहार है छात्रों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनकी प्रभावशीलता वहां कम होती है। तो इस तरह से जो मानक है, ऐसे मानकों के आधार पर ऐसे समूहों को हम डिजाइनिंग करके उनके जो कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, दायरे बनाए गए हैं, उसमें रख करके उसका परीक्षण करके एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आती बात इनसे, माने ये जो कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, इसका वास्तव में लाभ क्या है? लाभ होता यह है कि एक घटना संबंधित जितने भी कल्चर होते हैं, कारक होते हैं, उन समस्त कारकों का साहचर्यात्मक संबंध क्या है, एक दूसरे से जुड़ाव क्या है, हम एक साथ अध्ययन कर लेते हैं। प्रायोगिक परिकल्पनाओं के निर्माण में ऐसे अनुसंधान बहुत ही सहायक होते हैं, उसके सपोर्टिंग नेचर के होते हैं। भविष्य कथन में सहायक होते हैं, अर्थात घटनोत्तर अनुसंधान जो होते हैं, किसी प्रकार प्रेडिक्शन करना हो, किसी प्रकार का भविष्य कथन करना हो, भविष्यवाणी करना हो, उसमें ये अनुसंधान काफी सहायक होते हैं। प्रायोगिक विधि का वैकल्पिक रूप होते हैं, जहां पर तमाम प्रकार के प्रयोगशाला इत्यादि में हम वर्णनात्मक या ऐतिहासिक अनुसंधानों को नहीं कर पाते हैं, वहां पर घटनोत्तर अनुसंधान के द्वारा हम एक विकल्प दे सकते हैं कि हम घटना क्यों घटी, कैसे घटी, उससे संबंधित चरों का अध्ययन करके हम जहां पर कोई भी रिसर्च कार्य नहीं कर पा रहा है, वहां पर घटनोत्तर रिसर्च के द्वारा हम इस कार्य को कर सकने में समर्थ होते हैं। नैदानिक अध्ययन में सहायक, अर्थात किसी प्रकार की जो परेशानियां समस्याएं हैं उनकी जड़ तक पहुंचना, उनका निदान करना, उसमें भी यह घटनोत्तर अनुसंधान सहायक होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? जैसे भीड़ का व्यवहार एक कोई निश्चित तो होता नहीं, एक किस प्रकार से कार्य करता है, इनको मापने के लिए, इनका अध्ययन करने के लिए घटनोत्तर अनुसंधान क्या होता है? एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। सामाजिक संस्थाएं, संरचनाएं, व्यक्तिगत वृत्ति, मनोवृत्ति या शैक्षिक उपलब्धि आदि का अध्ययन अगर करना हो तो उसके लिए घटनोत्तर अनुसंधान माने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ही महत्वपूर्ण होता, उपयोगी होता है। नागरिक व सामाजिक से एक उदाहरण लेते हैं कि नागरिकरण व मानसिक स्वास्थ्य में परस्पर प्रभावों के मानदंडों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि नगर में रहने वाले लोगों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होता है, इसका हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं और इसका अनुमान निकाल सकते हैं, इसका निष्कर्ष दे सकते हैं कि नगर में रहने वाले लोग और गांव में रहने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में क्या अंतर है, क्या प्रभाव होता है। इन तमाम प्रकार के कारकों को एकत्र करके परस्पर उनका विश्लेषण करके उनकी तुलना करके हम निष्कर्ष को दे सकते हैं। इसलिए जहां पर कोई अनुसंधान कार्य में नहीं आ पाता है, उपयोग में नहीं आ पाता है, वहां पर कार्योत्तर अनुसंधान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाहित करता है। अब रही बात इसकी जो कुछ कमियां होती हैं, कमियां यही हैं कि इसमें जो भी चर होते हैं, जो आश्रित या स्वतंत्र चर होते हैं, चूंकि ये इन दोनों पर अनुसंधानकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। कारण कि घटनाएं घट चुकी हैं, जिसने घटना को अंजाम दिया हम उसको भी नहीं बदल सकते, और जिसने घटना के प्रभाव को देखा उसको भी नहीं बदल सकते। तो आश्रित चर और जो स्वतंत्र चर हैं, इन दोनों चरों को ना तो अनुसंधानकर्ता घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। केवल उनसे संबंधित तथ्यों को एकत्र करके वह उनका केवल अध्ययन कर सकता है। और जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, इसके अंतर्गत जो दूसरी सबसे बड़ी कमी होती है वह यह है कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उन फार्मूलों को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाता जैसे एक प्रयोगशाला में प्रयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रयोगशाला विधि में जहां पर प्रयोग करने के लिए हम किसी भी समस्या या परिस्थितियों को वहां पर नहीं ले जा सकते, उन परिस्थितियों का भी अध्ययन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। आजकल तमाम प्रकार की राजनीतिक जो कार्य क्रियाएं चल रही हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, या सामाजिक स्तरीय घटनाएं घट रही हैं, या शैक्षिक स्तरीय घटनाएं घट रही हैं, इन तमाम प्रकार को अगर अध्ययन करना हो तो उसके लिए सबसे उपयोगी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड ही माना जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें
और अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, प्रतियोगिता संबंधित किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को तत्काल प्राप्त करना हो तो जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है आपके मोबाइल में वीडियो के पास, उसको दबाएं। इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन की प्राप्ति होगी।